आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के 2023, 2022, 2020, 2019, 2017 और 2016 के सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक वीडियो में और 2023 से 2016 तक के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक अलग वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। हिंदी के अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य से लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। प्राथमिक स्तर पर यानी जो 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको कहानी शिक्षण के उद्देश्य निम्न है। उनको कहानी पढ़ाया जाता है तो उनको क्या उद्देश्य है, उनमें क्या परिवर्तन आता है, क्या सीखते हैं बच्चे। तो पहला है रुचि का विकास होता है उनमें। इसमें हेडिंग लिख के आप लिख सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाने से बच्चों में रुचि जागृत होती है, बच्चे पाठ्य सामग्री को जल्दी सीख लेते हैं। दूसरा है कल्पना शक्ति का विकास। प्राथमिक स्तर पर बच्चा अनेक कल्पनाएं लिए हुए होता है, उसके दिमाग में परियों की कहानी, दीवा स्वप्न आदि भाव जागृत होते रहते हैं। कहानी से उनके कल्पना शक्ति के साथ सोचने की शक्ति का भी विकास होता है। ये उद्देश्य हो गया। उसके बाद तीसरा उद्देश्य लिखेंगे, इसमें दिया हुआ है तार्किक शक्ति का विकास। कहानी सुनाने पर बच्चे कहाँ, कब, क्यों, कैसे प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं। इससे बालक में तार्किक शक्ति का विकास होता है, इससे वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। और चौथा है सामाजिक गुणों का विकास। कहानी किसी सामाजिक परिवेश से होता है, अतः बच्चों को कहानी के माध्यम से शिक्षण कराते समय सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या दूसरा, लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। लिखित अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? लिख कर अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को लिखित अभिव्यक्ति करते हैं। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। लिखित जुड़ गया है, इसका मतलब लिख कर। तो इनके विधाओं को बताना है ना, तो लिखेंगे। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी विधाएं निम्नलिखित है। पहला है पत्र लेखन। पत्र लिख के आप अपने विचारों को कहीं भेज सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। दूसरा है निबंध लेखन। तीसरा है नाट्य लेखन। चौथा है कहानी लेखन। ये सभी विधाएं हो जाएंगी। नीचे दिया हुआ है, इसमें लिखित अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि मौलिक विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखकर अभिव्यक्ति करने से है। यह लेखन कौशल से संबंधित है, जो चारों भाषा कौशलों में सबसे अंतिम चरण है। भाषा कौशल किसे कहते हैं? लिखना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 भाषा कौशल होते हैं। यही बोल रहा है कि सबसे अंतिम जो कौशल होता है लिखना ही होता है, अंतिम चरण है। पत्र लेखन, निबंध तथा नाट्य लेखन और कहानी लेखन ये सभी लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं, क्योंकि इन गतिविधियों के द्वारा बच्चों को पत्र, निबंध, नाटक तथा कहानी लेखन का विकास किया जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या तीसरा, किन्हीं 4 विराम चिन्हों को सौदाहरण स्पष्ट किए। यानी उदाहरण के साथ 4 विराम चिन्हों को बताना है। कोई भी आप बता सकते हैं, इसमें किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर है विराम चिन्ह। सबसे पहले आप बताएंगे थोड़ा सा कि विराम चिन्ह होता क्या है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले, प्रमुख नहीं, यहाँ पे प्रयुक्त होगा, ये प्रयुक्त होने वाले 4 विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम एक खड़ी पाई, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में है। हम बोलते समय वाक्य खत्म होने के बाद विराम देते हैं, इसका अर्थ है पूरी तरह रुकना। विराम चिन्ह का पूर्ण विराम का अर्थ है, जैसे कि राजू पढ़ रहा है, ये पूर्ण विराम है। और दूसरा है अल्प विराम, यानी कॉमा को अल्प विराम कहते हैं। जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में गेहूँ, फिर अल्प विराम है यानी कॉमा, चना अल्प विराम, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत कम समय रुकना है, एक दूसरे से अलग दिखाना है, वस्तुओं को दिखाना है, तो यहाँ पे ये अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। और तीसरा है विराम चिन्ह में योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो छोटा डैश होता है बीच में 2 शब्दों के, उसी को कहते हैं, यहाँ पे बनाया गया है। 2 शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रात दिन, यहाँ बीच में योजक चिन्ह है। आज कल में बीच में योजक चिन्ह है। इसके बाद है चौथा विराम चिन्ह लाघव चिन्ह।
जो ये छोटा सा सर्किल होता है, तो इसी को लाघव चिन्ह कहते हैं। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे इस चिन्ह यानी लाघव चिन्ह को लगा देते हैं। तो ये लाघव चिन्ह का प्रयोग ऐसे होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर के लिए डा लिख के और ये लाघव चिन्ह को लगा दिया, तो ये इसके लिए इसको प्रयोग किया। जैसे डॉक्टर राकेश है तो डा के बाद लगा दिया, पंडित किशोरी लाल है तो प लिख के और उसके बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 4, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग में पहला है, उपसर्ग शब्द दो शब्दों से बना है, उपधन सर्ग। उपसर्ग शब्द प्रारंभ में जुड़ते हैं। तीसरा है, उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है या नया रूप देता है, यानी जो किसी भी शब्द के पहले जो शब्द लगते हैं उसको उपसर्ग शब्द कहते हैं, और जो किसी भी शब्द के शुरू में जो शब्द लग के और उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, शब्द का अर्थ बदलता है उपसर्ग के लगने के बाद। इसके बाद चौथा पॉइंट है, उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है, यानी केवल उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अन्याय है, उपयांग है, विश्वास, निराशा, प्रभाव, सम्मान आदि। अब इसमें उपसर्ग क्या है, न्याय में अ जुड़ा हुआ है, ये उपसर्ग है, न्याय में अ जुड़ा है ना, तो इसी को उपसर्ग कहते हैं। अन्याय हो गया, शब्द का अर्थ बदल गया। वैसे है इन सब में है, जैसे यांग ये उप यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे वी हो जाएगा, यहाँ पे नी हो जाएगा, यहाँ पे भाव में प्र हो जाएगा, सम्म में स आधा म, ये सम्म है, आधा म, और जुड़ा है ये मान में, तो यहाँ पे सम उपसर्ग हो जाएगा। तो ये शब्द के पहले जुड़ते हैं। इसके बाद प्रत्यय हेडिंग लिखेंगे, इसमें है प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन है। प्रत्यय शब्द के अंतिम में जुड़ता है, ऊपर लिखे थे हम लोग दूसरे पॉइंट में, जो उपसर्ग होता है शब्द के शुरू में जुड़ता है, यानी स्टार्टिंग में जुड़ता है। तो आप ये चाहें ना तो पेज को दो बराबर भागों में बांट करके एक दूसरे के सामने लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक ही जैसा इसका अंतर लिखा हुआ है, तो बेटर रहेगा कि आप पेज को दो बराबर भागों में लिखिएगा बांट के। और तीसरा है, प्रत्यय शब्द का रूप बदलता है तथा पूर्व शब्द से मिलता जुलता रहता है। जैसे उपसर्ग लग रहा था तो पूरा अर्थ चेंज हो जा रहा था, लेकिन ये जब प्रत्यय लगेगा, ये शब्द के बाद में लगता है, अंतिम में लगता है, तो उसी से मिलता जुलता उसका अर्थ रहता है, कहने का अर्थ है। और चौथा है, जिस शब्दांश का शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, लड़का, बड़ा, पढ़ना, खाना, देना, लिखना आदि, भलाई बुराई, ये भी है, भलाई बुराई इधर ही रहेगा, उसके बाद आदि रहेगा। अभी इसमें देखिए, भला में ई जुड़ गया है, बुराई में ई जुड़ गया है, लिखना में ना जुड़ गया है, और यहाँ पे खाना में खा धन ना ही जुड़ा है, यहाँ पढ़ना में पढ़ धन ना जुड़ा हुआ है। ये सब उपसर्ग है, प्रत्यय है। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 5, अव्ययीभाव समास की स्वउदाहरण परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास, हेडिंग लिख के इसमें लिखेंगे, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो तथा वह प्रधान भी हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होती है। इस समास में कभी दूसरा पद भी प्रधान होता है, कभी मतलब दूसरा पद भी प्रधान हो सकता है। वैसे तो नॉर्मली ज़्यादातर पहला पद प्रधान होता है, लेकिन दूसरा पद भी हो सकता है, क्या लिखा है यहाँ पे, इसका अर्थ हुआ। इसके बाद संकेत में लिखा है कि जो अव्यय जो शब्द होते हैं वो ये जुड़े रहते हैं दूसरे नाउन के साथ, मतलब कि संज्ञा के साथ। प्रति, भर, आ, यथा, बे, नी से शुरू होने वाले शब्द अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं, यानी जो ये जुड़े रहते हैं ये शब्द। इसको पहचानने की एक और विधि है कि आप जहाँ भी जिस शब्द में लगे कि उपसर्ग जुड़ा है, जिस समास में, उसमें समास पूछे आपसे, तो वो अव्ययीभाव समास होता है, पहचानने की विधि है। जैसे देखिए, ये दिन में लग रहा है कि प्रति जुड़ा हुआ है, प्रतिदिन, तो ये अव्ययीभाव समास है। पेट में भर जुड़ा हुआ है, भर पेट, तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। पहचानने की विधि है कि आपको देखना है कि उसमें लगे कि जब उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो वो अव्ययीभाव समास होता है। और ये हो जाएगा प्रतिदिन, भरपेट, आजन्म, यथाशक्ति, बेचैन, बेदाग, बेवफा, निडर, निधड़क, निर्विकार आदि, ये सब इन सब में अव्ययीभाव समास है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार भी लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम हेडिंग लिखिए, सर्वनाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पे
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह खेलता है, तो यहाँ पे संज्ञा के स्थान पे वह शब्द आया है तो ये सर्वनाम हो जाएगा। वे घर जाते हैं, तो वे यहाँ पे हो जाएगा मैं घर जाता हूँ, मैं सर्वनाम है यहाँ पे। तुम विद्यालय जाते हो, तो यहाँ पे तुम शब्द जो है सर्वनाम है। उपयुक्त वाक्य में वह, वे, मैं, तुम सर्वनाम है लिखा हुआ है भी है। इसके बाद पूछा था सर्वनाम के प्रकार, तो लिखेंगे आप हेडिंग सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और छठवां निश्चयवाचक सर्वनाम। अब सबके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखेंगे क्योंकि ये लघु उत्तरी का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न होता है ना ये, तो इसमें तो आपको लिखना पड़ेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखेंगे ये सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पे प्रयोग जो शब्द होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम उस व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करते हैं जो वाक्य का कर्ता होता है। जैसे स्वयं, अपना, ये सब निजवाचक, जिसे खुद का जो बोध हो ना, जिससे जो भी कोई भी शब्द आया हो संज्ञा के स्थान पे, जिससे खुद का बोध हो, पता चले, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए इनका प्रयोग होता है। उदाहरण कौन, क्या, किसका। जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, क्या, कैसे, किसका, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इसके बाद है चौथा प्रकार सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम संबंध का बोध कराते हैं, यानी जो एक वाक्य के हिस्से को दूसरे से जोड़ता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जो, जिस, जिसे। और पांचवा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ये किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, यानी इनके जो शब्द से अनिश्चितवाचक सर्वनाम से निश्चित किसी चीज़ का बोध नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है कि वो क्या है। जैसे कि उदाहरण में देखिए कोई जा रहा था, ऐसे जो अगर जो सेंटेंस आप लिखते हैं कि कोई जा रहा था, तो पता नहीं चल रहा है ना कि क्या है, निश्चय नहीं हो पा रहा, वो अनिश्चित है, तो ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ, इसमें भी कुछ थोड़ा भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है। इसमें मतलब कुछ का अर्थ हुआ कि पता नहीं चल रहा है कि कितना। और सभी में भी, इसमें भी कुछ एकदम एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए ये सभी अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इसके बाद है छठवां निश्चयवाचक सर्वनाम। ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए यह, वे, वह, ये, वे, बिल्कुल इशारा करके बताया जा रहा है ना कि यह, वह, वे बिल्कुल यहाँ पे निश्चित है, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया गया है। ये इसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखिए औपचारिक पत्र, तो हेडिंग लिखेंगे औपचारिक पत्र। इसमें है पहला, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं, यहाँ पे होगा लिखे जाते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। ये पत्र किसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जैसे प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं, प्रार्थना पत्र। ये प्रार्थना पत्र हो जाएगा। कार्यालयीय पत्र, संपादकीय पत्र, सुझाव एवं शिकायती पत्र इत्यादि, ये सभी औपचारिक पत्र हो जाएंगे। दूसरा है इसमें, दूसरा पॉइंट औपचारिक पत्र में, ये पत्र शालीन व शिष्ट शैली में लिखे जाते हैं। तीसरा, इसमें अभिवादन नहीं लिखा जाता है। और चौथा है, ये लंबे और जटिल वाक्यों में लिखे जाते हैं, यानी स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग किया जाता है इसमें। और पांचवा है, औपचारिक पत्र सूझबूझ तथा दिमाग से सीखे जाते हैं। सीखे नहीं होगा यहाँ पे, लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। ये सिस्टमेटिक लिखे जाते हैं, यानी किसी कार्यालय में देना रहता है, कुछ आदेश लेना रहता है, या फिर प्रार्थना पत्र, कोई भी या लीव के लिए जो पत्र लिखा जाता है स्कूल में, तो ये सब एक सिस्टम होता है, एक तरीके होता है कि ऊपर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे टू, फिर से यहाँ पे किसको लिख रहे हैं वो लिखना है, फिर यहाँ पे एड्रेस, वहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद से होता है सब्जेक्ट लिखेंगे, भी एक तरीके से लिखा जाता है, तो इसी को कहते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र में क्या होगा, इसको देखेंगे, नीचे दिया हुआ है अनौपचारिक पत्र, हेडिंग लिख के इसमें लिखेंगे पहला, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जिसे हम जानते हैं, जैसे भाई की शादी में मित्र को पत्र लिखना, और पिता को पत्र लिखना, बहन को पत्र लिखना आदि। दूसरा है अंतर हो जाएगा, ये पत्र मर्मस्पर्शी शैली में लिखे जाते हैं। तीसरा, इसमें अभिवादन लिखा जाता है। चौथा है, यह कम और सरल वाक्यों में लिखा जाता है। और पांचवा है, अनौपचारिक पत्र हृदय से लिखे जाते हैं, यानी जो अनौपचारिक पत्र होते हैं अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है, तो ये हृदय से लिखा जाता है।
ये वाला पत्र अनौपचारिक, और पत्र ऊपर वाला जो किसी कार्यालय में लिखते हैं। तो ये सब अंतर होता है। इसको ये भी बढ़िया रहेगा कि आप पेज को 2 बराबर भागों में आमने सामने लिखिएगा। इसके बाद है 2022 का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 1 घंटे का पेपर होता है हिंदी, और प्रत्येक वर्ष में 7 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो 7 ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया 2023 का। इसके बाद है 2022 का क्वेश्चन पेपर। 2022 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि प्रश्न संख्या 8 है। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर दिया है गद्य शिक्षण, हेडिंग लिख के इसमें दिया है। इस विधि में शिक्षक पहले गद्यांश का वाचन करता है, फिर उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बतलाता है तथा बाद में सभी वाक्यों का सरलार्थ बताते हुए, यानी उसको सरल शब्दों में सरल अर्थों में बताते हुए गद्यांश का अर्थ स्पष्ट करते हैं। और गद्य शिक्षण के उद्देश्य नीचे दिया हुआ है। इसमें पहला है छात्रों के शब्द उच्चारण को शुद्ध करना, दूसरा है विद्यार्थियों के शब्द भंडारण को बढ़ाना, तीसरा है भाषा से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करना, और चौथा है छात्रों में रचनात्मक शक्ति का विकास करना, और पांचवा है छात्रों का शब्द प्रयोग, शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। जो गद्य होता है ना, गद्य किसे कहते हैं? जो कहानी होता है, जो कहानी लिखा जाता है, ऐसे कहानी बिल्कुल लाइन बाय लाइन ऐसे लिखा जाता है, तो इसी को गद्य कहते हैं। और नाटक वगैरह जो होता है इसी को गद्य कहते हैं। और पद्य उसे कहते हैं जिसका एक लय होता है, तुक होता है, छंद होता है, वो सिस्टम होता है, उसमें जो मात्राएं लगी रहती हैं गिन के जैसे है, तो वो दोहा होगा। या फिर जो कविता होता है लास्ट में तुक होता है, एक जैसे वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको पद्य कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ था गद्य शिक्षण के समान उद्देश्य, तो ये सभी उद्देश्य हो जाएंगे। यहाँ पे हमने 5 उद्देश्यों को पढ़ लिया कि शब्द भंडारण, उच्चारण को शुद्ध करता है, शक्ति का रचनात्मक शक्ति का विकास, संबंधित ज्ञान में वृद्धि, ये सब प्रयोग हो जाए, इसके जो उद्देश्य हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। तो यानी मौखिक अभिव्यक्ति ऊपर आया था ना लिखित अभिव्यक्ति, पिछले पेपर में हम लोगों ने पढ़ा है लिखित अभिव्यक्ति, यानी लिख कर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। और मौखिक यानी बोलकर अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में हो गया। इसके बाद है लिखित अभिव्यक्ति। तो इसमें हेडिंग लिख के इसमें लिखेंगे लिखित अभिव्यक्ति से तात्पर्य लिखने की स्वतंत्रता, अपने समाचार पत्र छापने, अपने मन के विचार और किसी भी पार्टी, समूह, दल, गठबंधन के खिलाफ लिखने की सफलता तथा स्वतंत्रता और आरटीआई अभिव्यक्ति से है। तो इसी को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं, यानी लिख करके अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने को लिखित अभिव्यक्ति। और बाकी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना लिखित अभिव्यक्ति की विधाएं, उसको भी आप सेम यहाँ पे लिख सकते हैं और उसी के अपोजिट लिख दीजिएगा, यानी बोल करके हर जगह जहाँ लिखित होगा वहाँ पे चेंज करके मौखिक लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है ध्वनि यंत्रों का संपूर्ण ज्ञान कराना, बालकों को यह बताना अनिवार्य है कि ध्वनियाँ कैसे बनती हैं, ध्वनियों के उच्चारण में जीभ, ओष्ठ, कंठ आदि का क्या योगदान है, अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में क्या अंतर है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, इन सभी तथ्यों को उसे उदाहरण देकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ध्वनियों का संपूर्ण ज्ञान कराना ये पहला उपाय है। कई बार जब उन ध्वनियों का जो संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है कि कहाँ से बोलना है, किस मुंह के किस पार्ट से कैसे बोलना है, तो जो बच्चे होते हैं वो गलत उच्चारण करते हैं। और दूसरा जो उपाय हो जाएगा सही उच्चारण का, उच्चारण प्रतियोगिताएं कराना स्कूल में। कक्षा शिक्षण में मुख्यतः भाषा के कल्याण में उच्चारण की प्रतियोगिताएं कराने चाहिए। कठिन शब्द श्यामपट्ट पर लिखकर उनका उच्चारण कराना चाहिए। सर्वदा शुद्ध उच्चारण करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, तो जिससे बच्चों के मन में आएगा कि हम सही बोलें, और सही बोलने का वो ट्राई करेंगे। जो भी आप कठिन शब्द श्यामपट्ट पे लिखे रहेंगे सबके संज्ञान में जाएगा, सब सीख जाएंगे। तो इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, काल किसे कहते हैं, काल के भेद लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे काल क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद हो जाएगा, यानी जो समय का बोध होता है वो काल कहता है, उसको काल कहते हैं। इसी को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। काल के भेद हो जाएगा, काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, जिस
क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है तो पता चल रहा है कि वो लिखता है, वो प्रेजेंट टाइम में लिखता है। लास्ट में इसका जो पहचान होता है, ता है, ती है, ते है, आया रहता है, वो वर्तमान काल होता है। तो यहाँ पे ता है, आया है ना, तो ये यानी केवल है भी आया रहेगा ना तब भी आप समझ जाएंगे कि ये वर्तमान काल है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पता लगेगा कि जब ता है रहेगा। तो केवल आप पहचानने का, वर्तमान काल पहचानने की जो है वो तरीका है, वो केवल लास्ट में जब है रहेगा तो ये वर्तमान काल रहेगा। जब था, थे, थी रहेगा, केवल है रहेगा तो ये वर्तमान काल, था, थी, थे रहेगा तो भूतकाल, और गा, गे, गी रहेगा तो वो भविष्यत काल होता है। और दूसरा प्रकार है काल का भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय में करने या होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय गया, आ ई ए भी आता है, सॉरी, था, थी, थे भी आता है और आ ई ए भी आता है, इससे भी पता लगता है। तो इससे जैसे मोहन विद्यालय गया तो लग रहा है कि कभी पहले का गया हुआ है, बीत गया है वो चीज़ें, तो यहाँ पे ये भूतकाल हो जाएगा। तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के आने वाले समय में करने या होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सीता, भविष्य काल कहते हैं, सीता विद्यालय जाएगी, अभी गई नहीं है, अब जाएगी, कल परसों में, चाहे जब भी आने वाले समय में, तो ये हो जाएगा भविष्यत काल। और इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें बताइए। यानी जो कविता पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसमें ध्यान देने वाली बातें क्या क्या होती हैं। तो इसका आंसर लिख दिया है कविता, हेडिंग लिखेंगे कविता कहते किसे है। कविता भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। इसमें रसानुभूति, भावबोध व सौंदर्य बोध होता है। यानी वो काफ़ी रसानुभूति होता है, उसको तरीके से गा करके पढ़ा जाता है, तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों को पढ़ने के लिए। और उसमें भाव होता है, जो लिखा रहता है एग्जैक्ट वही वर्ड नहीं, उसका आंसर नहीं रहता है जो भी। और जो कोई कविता लिखा हुआ है तो जो लिखा है बिल्कुल वही उसका भाव नहीं होता है, उसका उससे हट करके उसका भाव होता है। तो भावबोध होता है और सौंदर्य बोध होता है, और अच्छा लगता है देखने में और पढ़ने में। इसके बाद है पाठक की स्थिति व भाव के आधार पर कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो वही मैंने बताया कि जो लिखा होता है कोई ज़रूरी नहीं है उसका अर्थ वही हो, उससे अलग भी हो सकता है। उसके बाद नीचे दिया है कविता शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है कविता में सौंदर्य तथा भावना की सहज अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है कविता पाठक के मन को आसानी से छू जाती है। और तीसरा है कविता में भावबोध की प्रधानता होती है। और चौथा है कल्पना के मिश्रण से सौंदर्य चित्रण की कविता में सहज और ग्राह्य बनाया जाता है। और पांचवा है कविता की लयात्मकता शब्दावली को पढ़ने के लिए सस्वर पठन अनिवार्य है। यानी और जो लय से पढ़ा जाता है ना, उसको गा करके पढ़ा जाता है, तो सस्वर पठन अनिवार्य है, यानी उसको बोल करके पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना जरूरी होता है कविता को। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर दिया हुआ है पत्र लेखन की विशेषताएं। जो पत्र लिखते हैं किसी को भी तो उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब इसमें बताना है। तो इसमें लिखेंगे अच्छे पत्र की विशेषता पत्र के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ बातें सभी प्रकार के पत्र लेखन में प्रभावी होती हैं, जैसे कि यानी जो औपचारिक अनौपचारिक पत्र होता है ना, औपचारिक जो ऑफिस में लिखा जाता है, अनौपचारिक जो अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पत्र लिख रहे हैं, उस पर उसकी विशेषताएं डिपेंड करती हैं। लेकिन कुछ जो विशेषताएं होती हैं वो सभी में लागू होती हैं, जैसे कि ये सब नीचे दिया हुआ है। पहला है उचित भाषा। पत्रों की भाषा शुद्ध स्पष्ट पाठक के लिए पठनीय होनी चाहिए, यानी आसान शब्दों में लिखना चाहिए पत्र। दूसरा है उचित संबोधन। पत्र लेखन में पाठक के लिए संबोधन का विशिष्ट महत्व रहता है, अतः उचित संबोधन पत्र को प्रभावपूर्ण बनाता है। यानी जो संबोधित किया जाए, किसको हम लिख रहे हैं, उनको एक तरीके से सिस्टमेटिक होना चाहिए, उसको भावपूर्ण होना चाहिए, उसको इज्जत दे के लिखना चाहिए, कहने का अर्थ है। और तीसरा है त्रुटि मुक्त लेखन। पत्र लेखन में व्याकरण संबंधी त्रुटियां खोजकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध लेखन विषय में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करती है, यानी सही सही लिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पत्र लिख रहे हैं उसमें जो जितने भी शब्द हैं उसमें से मैक्सिमम सब गलत ही लिखे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा सामने वाले पे। तो इसका अर्थ है कि आप सही सही लिखें।
ये सभी विशेषताएं हो जाएंगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, हेडिंग लिखेंगे क्रिया विशेषण, वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नाम से ही पता लग रहा है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया का जो विशेषता जो शब्द बताते हैं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया किसे कहते हैं कि जिस भी शब्द से किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाता है। तो उसका और उन शब्दों का जो विशेषता बताएगा उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए उदाहरण है, हिरण तेज भागता है। तो किसी भी काम से किसी भी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे भागता है ना, तो हिरण भाग रहा है तो ये क्रिया हो जाएगा। और इसका विशेषता कौन बता रहा है, वो कैसा भागता है, तेज भागता है, धीमा भागता है, धीरे भागता है, या फिर दौड़ता है, चलता है, कैसा है, जो भी भागता है जिस भी तरीके से, तो तेज भागता है ना, जो तेज वर्ड है भागता का विशेषता बता रहा है। तो यही हो जाएगा क्रिया विशेषण। नीचे लिखा है यहाँ पे, इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है जो क्रिया भागना की विशेषता बताता है। दूसरा एग्जाम्पल है, राम अच्छा लिखता है। यहाँ पे क्रिया है लिखता, इसका विशेषता बता रहा है अच्छा वर्ड, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। इस वाक्य में अच्छा शब्द लिखने की विशेषता बता रहा है, अतः अच्छा क्रिया विशेषण है। अच्छा क्रिया विशेषण नहीं है, जो अच्छा जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है। आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिएगा, अदरवाइज नहीं तो आप पेन चेंज कर दीजिएगा, ब्लैक पेन से लिखिएगा। इसके बाद है तीसरा एग्जाम्पल, वह तेज दौड़ता है। तो दौड़ता है तो कैसा है, तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता तेज बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में तेज दौड़ने की विशेषता बता रहा है, दौड़ना क्रिया है, अतः तेज शब्द क्रिया विशेषण है। इसके बाद है 2020 का क्वेश्चन पेपर। चूँकि 2021 में कोरोना चल रहा था इसलिए इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था सेकेंड सेमेस्टर का, इसलिए 2020 का पेपर है। इसके बाद इसका पहला प्रश्न है लघु 3, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो एक समास हर साल पूछ रहा है। देखिए पिछले में पूछा हुआ था अव्ययभाव समास, फिर कर्मधारय समास पूछ लिया। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण के लिए चरण कमल, कमल के समान चरण। तो चरण उपमेय उपमान किसे कहते हैं, किसी भी जो शब्द का किसी दूसरे से तुलना किया जाता है तो उसको उपमान कहलाता है। जो जिससे तुलना किया जाता है वो उपमान कहलाता है, और जिसकी तुलना किया जाता है वो उपमेय कहलाता है। जैसे ये शब्द है ना चरण कमल, तो यहाँ पे जो चरण है अपने पास है, इसकी तुलना की जा रही है कमल से, यानी जो कमल के समान चरण है, यानी कोमल जो चरण है कोमल है। तो उपस्थित कौन है, पास में है चरण, तो ये उपमेय हो जाएगा, उपमान कमल हो जाएगा। तो यहाँ पे था ना इस परिभाषा में कि जहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। तो यहाँ पे संबंध पाया जा रहा है चरण कमल में, ये कमल उपमान है, ये उपमेय है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। और एक और परिभाषा था, वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं विशेष का संबंध होता है। तो ये भी यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध है। देखिए जो चरण है वो कमल के समान सुंदर है, कोमल है, तो यहाँ पे चरण की विशेषता बता रहा है कमल, तो इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। दूसरे एग्जाम्पल में नील गगन है, तो नीला है जो गगन, तो गगन की विशेषता बता रहा है नील शब्द, यानी नीला है गगन जो कैसा है, जो आसमान कैसा है, नीला है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। इसके बाद है अगला प्रश्न 2020 का दूसरा प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 16 है। कहानी या लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, शिक्षक को कहानी कहने की तकनीक सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीतियों में से एक मानी जाती है। कहानी कहने की तकनीक के मुख्य लाभ हैं, पहला है, इसमें दिया हुआ है, पहला नहीं इसमें आगे दिया है, उच्च प्रेरणा और सक्रिय भागीदारी, रचनात्मकता को बढ़ावा, बच्चों के बीच सहयोग, किसी विषय की समझ को गहरा करना और ध्यान अवधि में वृद्धि। ये सब 1-2 करके भी आप लिख सकते हैं। इसको आप 1 नंबर पे लिख दीजिएगा और इसको दूसरे नंबर पे, फिर 3, फिर 4 हो जाएंगे, इसमें 4 पॉइंट हो जाएंगे। और कहानी, ऐसा प्रश्न ऊपर आया हुआ था, कहानी या लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। शायद ऊपर विशेषता आया हुआ था, कहानी शिक्षक की विशेषताएं पूछा हुआ था ऊपर, तो उसी से संबंधित है ये बिल्कुल। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इसका आंसर लिखेंगे, वाचन के दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है स्पष्ट उच्चारण का अभ्यास।
तो ऊपर ऐसा ही प्रश्न आया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव था कि जो ध्वनियों का उच्चारण होता है उसको सुधारने के उपाय पूछा हुआ था। तो यहाँ पे पूछा है वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। यहाँ पे वाचन के दोषों को दूर करने का उपाय पूछा हुआ है। तो एक ही उसका भाव एक ही अर्थ हुआ, यानी ध्वनियाँ सुधरेंगी तभी तो वाचन सुधरेगा। तो वही प्रश्न यहाँ पे भी है। पहला इसमें लिखेंगे तरीके में, उपाय में स्पष्ट उच्चारण का अभ्यास। उच्चारण दोषों को दूर करने के लिए सही उच्चारण का निरंतर अभ्यास करें। इसके लिए उच्चारण से संबंधित किताबें पढ़ें। उच्चारण से संबंधित यानी कोई भी किताबें आप पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ें और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लें, यानी अपने जो टीचर्स हैं उनका सहयोग लें, उनसे पूछें कि कैसे सुधारा जा सकता है तो बच्चों को। तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा है स्वर और ध्वनि पर ध्यान दें। तो वाचन करते समय स्वर की शुद्धता और ध्वनि पर ध्यान दें। सही ध्वनियों का प्रयोग करने से वाचन दोषों से बचा जा सकता है। तीसरा है वाचन की गति को नियंत्रित करें, यानी बहुत तेज ना पढ़ें, बहुत स्लो ना पढ़ें। बहुत तेज या बहुत धीमी गति से पढ़ने से अर्थ अस्पष्ट नहीं होता। उचित गति से पढ़ने का अभ्यास करें जिससे पाठकों को सामग्री समझने में आसानी हो। चौथा है पंक्तियों और शब्दों को सही ढंग से जोड़ें। वाचन के दौरान वाक्यों और शब्दों को सही क्रम में और प्रभाव से जोड़ना चाहिए। इसके लिए धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक पढ़ने का अभ्यास करें। पांचवा है पाठ की समझ बढ़ाएं। वाचन दोष तब उत्पन्न होते हैं जब पाठक पाठ की सही समझ नहीं रखता। वाचन से पहले पाठ का अर्थ समझने का प्रयास करें ताकि वाचन में रुकावट न हो। तो ये सब उपाय हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए, यानी प्रकार की कितने होते हैं औपचारिक पत्र के। तो इसका लिखेंगे आंसर, औपचारिक पत्रों यानी फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं कि मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन लेटर। यह पत्र किसी अधिकारी या संस्था में किसी प्रकार की अनुमति, सुविधा या सहायता प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है, जैसे नौकरी के लिए आवेदन पत्र, छुट्टी के लिए आवेदन के लिए प्रार्थना पत्र आदि। ये सभी प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है शिकायत पत्र यानी कंप्लेंट लेटर। इस प्रकार के पत्र में किसी वस्तु, सेवा या व्यवहार की शिकायत की जाती है, जैसे किसी सरकारी सेवा में अव्यवस्था की शिकायत, किसी उत्पाद की खराबी की शिकायत आदि। तीसरा है संपादक के नाम पत्र यानी लेटर टू द एडिटर। यह पत्र अखबार या पत्रिका के संपादक को किसी सामाजिक, राजनीतिक या सार्वजनिक मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। चौथा है व्यावसायिक पत्र यानी बिजनेस लेटर। यह पत्र व्यापारिक उद्देश्यों के लिए लिखा जाता है, जैसे ऑर्डर देना, भुगतान की मांग, सामान की आपूर्ति आदि। इसके बाद है पांचवा अनुशंसा पत्र यानी रिकमेंडेशन लेटर। यह पत्र किसी व्यक्ति के कौशल, क्षमता या पात्रता के बारे में सिफारिश करने के लिए लिखा जाता है। छठवां है सूचना पत्र यानी इन्फॉर्मेटिव लेटर। यह पत्र किसी जानकारी या सूचना को साझा करने के उद्देश्य से लिखा जाता है, उसको सूचना पत्र कहते हैं। और सातवां है धन्यवाद पत्र यानी थैंक यू लेटर। इस पत्र का उद्देश्य किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, हिंदी में किस विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, संक्षिप्त विवेचना कीजिए, यानी कुछ विराम चिन्हों को बताना है। तो इसमें लिखेंगे विराम चिन्ह पहले होता क्या है। विराम चिन्हों को साधारण भाषा में रुकना कहते हैं, जो लिखते, बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं या विराम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ऊपर प्रश्न आ चुका था इससे संबंधित, 4 विराम चिन्हों को बताना था, तो वहाँ हम लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा था, फिर 4 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे है विराम चिन्हों को बताना है कि किस प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे विराम चिन्हों के प्रकार। अब इनमें कुछ का नाम आप लिख देंगे जितना का आपको याद आएगा, जैसे 10-12 का कम से कम लिख दीजिएगा। यहाँ पहला है अल्प विराम जिसको कॉमा कहते हैं, अर्ध विराम ऊपर एक बिंदी नीचे कॉमा रहता है, पूर्ण विराम खड़ी पाई, उप विराम कहते हैं 2 बिंदी रहता है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है ये, उसके बीच में आदिबोधक चिन्ह है, खड़ी पाई नीचे बिंदी, संयोजक चिन्ह छोटा डैश होता है, और 8वां है उद्धरण चिन्ह, यानी किसी भी कवि वक्ता के द्वारा किसी विशेष आदमी के द्वारा कुछ बात कही गई रहती है, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत। तो इसके बाद है कोष्टक, तो ये छोटा कोष्टक हो जाएगा ये। इसके बाद मझोला कोष्टक ये भी होता है, फिर एक बड़ा कोष्टक, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, तो ये कोष्टक हो जाएगा। और 10वां है निर्देशक चिन्ह, ये भी एक बड़ा डैश रहता है, इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। लोभ चिन्ह होता है, यहाँ पे डैश लगा देते हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक नहीं रहता है ना, जब फिल इन द ब्लैंक आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो वहाँ पे ऐसे डॉट डॉट रहता है, इसी को लोभ चिन्ह कहते हैं। और लाघव चिन्ह ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ही है, एक
गोला रहता है छोटा वाला, एंड डॉक्टर को डा लिख के इसके आगे लगाते हैं। इसके बाद है पुनरुक्त चिन्ह। पुनरुक्त चिन्ह इसी तरह से होता है, ये उद्धरण चिन्ह के जैसा होता है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद है 14वां त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह कोई भी हो जो सेंटेंस लिख रहे हैं, यानी कोई वाक्य लिख रहे हैं, बीच में कुछ छूट जा रहा है तो उसको ऐसे लगा के ऊपर यहाँ पे लिख दिया जाता है उस बीच में, तो यानी पढ़ने वाला यहाँ पढ़ के इसको पढ़ के फिर यहाँ से इसको पढ़ता है, तो वहाँ पे त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर 15वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी हेडिंग लिखते हैं, उसके आगे डबल बिंदी या छोटा डैश, तो इसके बाद ये इसका एक्सप्लेनेशन लिखा रहता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा विवरण चिन्ह। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। उच्चारण के यानी उच्चारण कहाँ कहाँ से, मुख में कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है, स्पर्श जो वायु स्पर्श करती है मुख के किस भाग से, तो कौन सा वर्ड निकलता है वर्णमाला का, ये बताना है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले उच्चारण किसे कहते हैं। मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। मूल रूप से वर्णों के उच्चारण स्थान निम्न है। मूल जो रूप है, मुख्य जो रूप है वो नीचे दिया हुआ है। कंठ से जैसे क वर्ग और क ख ग घ अंग और अ आ ह, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तालु का च छ ज झ इया यानी त वर्ग का, और ई स्मॉल ई यानी छोटा ई बड़ा ई स और य। मूर्धा से ट ठ ड ढ ड़ और री और स, उसी में आता है। कंठ से कंठ तालव्य होता है, ये कंठ नहीं है, कंठ तालव्य यानी कंठ और तालव्य दोनों को मिला के ए और कंठोष्ठ से ओ अ का उच्चारण स्थान। उसके बाद है दंत। त थ द ध न स र ल, ये सब दंत से बोल जाते हैं। त थ देखिए जीभ जाके दांत से दांत पे ऊपर वाले भाग पे टच कर रही है, तो ये दंत हो जाएगा उच्चारण स्थान। उसके बाद ओष्ठ है, प फ ब भ म और ऊ, तो ये हो जाएंगे। उसके बाद नासिक के व्यंजन है, तो नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। जो प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ड होता है अंग इया ड़ न म, ये नासिक व्यंजन कहलाता है। इसके बाद है दंतोष्ठ व। दंतोष्ठ का जो उच्चारण स्थान होता है वह वर्ण का होता है, तो इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 21, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन है, तो इसको आंसर लिखेंगे। लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं। पहला है निबंध, यानी निबंध लिख करके हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यह एक व्यवस्थित और विस्तृत रूप से किसी विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने का साधन है। दूसरा है पत्र। पत्राचार किसी व्यक्ति या संगठन के साथ संवाद करने का साधन है। यह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट इसमें लेख। लेख किसी विशेष विषय पर जानकारी प्रदान करने या किसी समस्या पर विचार व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। इसके बाद है चौथा रिपोर्ट। रिपोर्ट किसी घटना, स्थिति या परियोजना का विस्तृत विवरण होता है। इसमें तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है और यह औपचारिक रूप से लिखी जाती है। 5वां है आलेख। आलेख एक लघु और सारगर्भित रूप से किसी बड़ी रचना या विषय का संक्षिप्त विवरण होता है। और 6वां है डायरी लेखन। यह एक व्यक्तिगत लिखित अभिव्यक्ति का साधन है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं, अनुभवों और विचारों को रोजमर्रा के जीवन से लिखता है, यानी डेली का जो भी घटना उसके अंदर जो भी दिनचर्या अपना शाम को रात को वो लिखता है व्यक्ति, उसी को डायरी कहते हैं, रोज लिखा जाता है ये। इसके बाद है 2019 का क्वेश्चन पेपर। 2020 का के बाद 2019 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, क्रिया, द्रव्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए पशु। पशु क्या है, जाति है। जितने भी दुनिया में पशु हैं, पालतू पशु, तो उनको पशु कहते हैं, तो ये जात पूरे एक पशु जाति हो गया। और सुंदरता ये गुण है, तो गुणवाचक भी सर्वनाम हो जाएगा। व्यथा है, एक भाव है। मोहन व्यक्ति है, और दिल्ली है स्थान। ये सब इसी के नाम को तो संज्ञा कहते हैं। ऊपर यहाँ पे परिभाषा में है ना, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, क्रिया, द्रव्य, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये सभी उदाहरण हो जाएंगे संज्ञा के। इसके बाद है संज्ञा के प्रकार। इसमें लिखेंगे आप, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। संज्ञा के प्रकार भी लिखेंगे। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। पहला है व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी प्रॉपर नाउन, इंग्लिश में इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जितने हिंदी में संज्ञा के प्रकार होते हैं जो वही जो संज्ञा होता है इंग्लिश में भी नाउन के प्रकार होते हैं सेम। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंजलि किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, संजीव है, तो ये
किसी का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाए, संज्ञा हो जाएगा, सॉरी। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। किसी वर्ग या जाति के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, शहर, ये जाति का नाम है। लड़का, जितने दुनिया में लड़के हैं सब लड़के कहे जाते हैं और उनका नाम ले लिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और जो केवल लड़का है तो वो जातिवाचक में आएगा। वैसे शहर है, किसी भी शहर का नाम होगा जैसे दिल्ली, मुंबई, तो ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन केवल शहर कहेंगे तो सभी शहर का बोध होता है इससे ना, शहर वर्ड से, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा इसमें प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। किसी तरल पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, दूध, पानी, जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा और जिसका कुछ नाम हो। और चौथा है समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। किसी समूह या वर्ग के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, टोली, जिस भी शब्द से कुछ समूह का पता लगे कि कुछ लोग मिले हुए हैं, कुछ भी चीज़ जुड़ा हुआ है, एक साथ है, कुछ उसकी संख्या है, तो उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड है, झुंड किसी भी चीज़ का झुंड क्या होता है, तो यानी वो कई चीज़ों का एक समूह होता है तो झुंड हो जाएगा। टोली भी वैसे ही। इसके बाद है पांचवा भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भाव, गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दयालुता है, इसको देखा और छू नहीं सकते हैं भाववाचक संज्ञा को। जैसे दयालुता है, केवल फील किया जा सकता है कि किसी के प्रति दया भाव दिखाना, तो ये दयालुता है। भाववाचक संज्ञा सुंदरता को भी केवल फील कर सकते हैं, तो ये भी हो गया भाववाचक संज्ञा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, कहानी शिक्षण की उपयोगिता लिखिए। तो यहाँ पे उपयोगिता के नाम से पूछा है। सेम प्रश्न ऊपर पूछा हुआ था लेकिन वहाँ पे बस लिखा था कहानी शिक्षण की के उद्देश्य बताइए। तो उपयोगिता उद्देश्य एक ही चीज़ है। सेम आंसर ऊपर वाला यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वही दिया भी है, वही आंसर मैंने ऐड भी किया हुआ है, सेम टू सेम है। ये रिपीटेड प्रश्न है तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी शिक्षण की उपयोगिता। कहानी शिक्षण एक प्रभावी शिक्षण विधि है जो छात्रों को विभिन्न विषयों और अवधारणाओं को सीखने में मदद करती है। यह शिक्षण को रोचक और मनोरंजक बनाता है और छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। नीचे लिखेंगे कहानी शिक्षण की उपयोगिता के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। इसमें पहला हो जाएगा रुचि और ध्यान आकर्षित करना। कहानियाँ छात्रों को आकर्षित करती हैं और उनका ध्यान केंद्रित करती हैं, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरा है अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। किसी भी चीज़ को समझने में मदद करता है। जो भी बच्चे को कहानी पढ़ाया जाता है तो उसमें एक डेवलप होता है, उसके जो दिमाग होता है डेवलप होता है किसी भी अवधारणा को समझने के लिए। तो ये है, इसमें दिया है कहानियाँ जटिल अवधारणाओं को सरल और आसानी से समझने के योग्य बनाती है। यह छात्रों को अमूर्त विचारों को कल्पनाशील तरीके से समझने में मदद करती है। तीसरा है नैतिक मूल्यों को सिखाता है। कहानियाँ छात्रों को अच्छे और बुरे के बीच का अंतर सिखाता है। इसके बाद है चौथा पॉइंट, इसमें सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। कहानियाँ छात्रों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। यह उन्हें नए विचारों को सोचने और नए तरीकों से समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करते हैं। और पांचवा पॉइंट है भाषा कौशल में सुधार करता है। कहानियाँ छात्रों की शब्दावली, व्याकरण और समझने की क्षमता में सुधार करती है। जब भी बच्चे कहानी पढ़ेंगे तो उनमें जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, शब्दावली, वो देखेंगे कि कैसे लिखा जा रहा है, उसकी मात्रा क्या है, तो ये भी सीखेंगे। व्याकरण देखेंगे कि उसमें टेंस कौन सा प्रयोग किया जा रहा है, क्रिया क्या है, कैसे लिखा जा रहा है, कैसे लिखा हुआ है, ये सब उनको व्याकरण भी समझ में आएगा, समझने की क्षमता भी उनमें विकसित होगी। ये सारी चीज़ें होती हैं कहानियों के शिक्षण से। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट की। ये सेम टू सेम प्रश्न ऊपर आया था, रिपीटेड प्रश्न है, तो भी फिर से हम लोग एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं क्योंकि एक बार और पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर। पहले आप लिखेंगे उपसर्ग, इसको पेज को 2 बराबर भागों में आप बांट के लिखेंगे। यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे किया है तो लिखा है, तो ये भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें पहला है उपसर्ग में, उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से बना है, उपधन सर्ग। दूसरा है उपसर्ग शब्द प्रारंभ में जुड़ते हैं। तीसरा है इसमें उपसर्ग में उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है या नया रूप देता है, यानी जो शब्द के शुरू में जुड़ता है तो नया उसका अर्थ हो जाता है, यानी अर्थ बदल जाता है। और चौथा है उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए अन्याय, उपयांग, विश्वास, निराश, प्रभाव, सम्मान आदि। प्रत्यय में है, प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन है। प्रत्यय शब्द के अंतिम में जुड़ता है, जो अंत में जुड़ता है, और उपसर्ग पहले जुड़ता है। तीसरा अंतर दिया है, प्रत्यय शब्द का रूप
बदलता है या पूर्व शब्द से मिलता जुलता रहता है। और चौथा है जिस शब्दांश का शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। और उदाहरण है इसमें दिया है प्रत्यय का, लड़का, बड़ा, पढ़ना, खाना, देना, लिखना, भलाई, बुराई आदि। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25, पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ऊपर आया था ना कि 4 विराम चिन्हों को लिखिए, तो वहाँ हम लोगों ने पूर्ण विराम और अल्प विराम को भी पढ़ा था, तो इसी में अंतर बताना है। तो बहुत इसमें दोनों को रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें अल्प विराम में थोड़ा समय रुका जाता है, पूर्ण विराम में पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया रहता है तो थोड़ा ज़्यादा समय, इसके दोगुना समय रुका जाता है। बाकी भी अंतर नीचे दिया हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं। इसका आंसर है पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर। पूर्ण विराम, पहले आप हेडिंग लिखेंगे पूर्ण विराम, और इसमें या फिर बिना हेडिंग का भी लिख सकते हैं। पूर्ण विराम में नीचे इसको खड़ी पाई को चिन्ह बनाया है पूर्ण विराम का। और अल्प विराम, कामा, 2 महत्वपूर्ण विराम है जिनका उपयोग वाक्यों में अर्थ और स्पष्टता लाने के लिए किया जाता है। इतना आप पहले लिखेंगे। इसके बाद से नीचे दिया हुआ है अंतर। पूर्ण विराम और अल्प विराम में निम्न अंतर है। पहला हेडिंग लिखेंगे पूर्ण विराम। इसमें पहला पॉइंट है पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। दूसरा है यह दर्शाता है कि वाक्य पूर्ण हो गया है और अगला वाक्य शुरू हो रहा है। उदाहरण के लिए राम ने खाना खा लिया, पूर्ण विराम। वह स्कूल गया, यह एक सुंदर दिन है। सबके अंतिम में देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया क्योंकि वाक्य कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम का उपयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। यह दर्शाता है कि वाक्य में एक छोटा सा विराम है, यानी वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ है, बस थोड़े समय रुकना है, फिर से पढ़ना है। उदाहरण के लिए मुझे फल, सब्जियां और दूध खरीदना है, तो यानी फल के बाद कॉमा रहेगा, तभी इसमें दोनों में अंतर हो पाएगा। फल और सब्जी में लगेगा कि 2 अलग अलग चीज़ें हैं, और उसके बाद से और तो सब लगा ही हुआ है इसमें आगे। और ऐसे है नीचे दूसरा उदाहरण, वह थक गया था इसलिए वह सो गया। कल मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तो 2 जगह पे यहाँ पे और यहाँ पे देखिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। मौन वाचन किसे कहते हैं? जो बिना बोले पढ़ा जाता है ना, मन में पढ़ा जाता है केवल देख के, तो उसको मौन वाचन कहते हैं। इस पे के महत्व पर प्रकाश डालना है, तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। हिंदी शिक्षण में मौन वाचन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐसा कौशल है जो छात्रों को भाषा के अर्थ और भाव को समझने में मदद करता है। और इसमें नीचे दिया है मौन वाचन के महत्व निम्नलिखित है। पहला है पढ़ने की गति में वृद्धि। जब आप देख के केवल पढ़ते हैं बिना बोले तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, आपकी पढ़ने की गति में वृद्धि होती है। मौन वाचन में छात्र बिना शब्दों को बोले सीधे उनके अर्थ को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे उनकी पढ़ने की गति में वृद्धि होती है। और दूसरा हो जाएगा इसमें बेहतर एकाग्रता। मौन वाचन से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित होती है, क्योंकि पाठक को आसपास के वातावरण से ध्यान भंग नहीं होता, यानी आप शोरगुल में भी बिना बोले चुपचाप पढ़ सकते हैं। तो यही है, यानी एकाग्रता में वृद्धि होती है। और तीसरा है समझ में वृद्धि। मौन वाचन से पाठक को पाठ को समझने में मदद मिलती है, क्योंकि वे शब्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उनका अर्थ समझ सकते हैं। चौथा है शब्द भंडारण में वृद्धि। मौन वाचन से नए शब्दों को सीखने और अपने शब्द भंडारण को बढ़ाने में मदद मिलती है। और पांचवा है आत्मविश्वास में वृद्धि। मौन वाचन से आत्मविश्वास बढ़ता है और जो पाठ को पढ़ने और समझने में सक्षम बनाता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 27, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, सबसे पहले आप थोड़ा सर्वनाम को बता दीजिए। सर्वनाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। ऊपर आया था ना सर्वनाम, तो इसलिए मैं इसको जल्दी से जा रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे कि जो संज्ञा के स्थान पे जो भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। ये नीचे दिया हुआ है। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ऊपर ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसी में पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसी का परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। तो आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। यही पूछा हुआ था। किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष अथवा अन्य किसी व्यक्ति अन्य पुरुष के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले पुरुष 3 होते हैं, आप जानते होंगे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जो बोलने वाला होता है। जैसे 2 लोग बात कर रहे हो, अगर जो 2 लोग और जो बात कर रहे हो, तो पहला जो होता है यही उत्तम पुरुष होता है, बोलने वाला। जो दूसरा सुनता है ये
मध्यम पुरुष कहलाता है। और जिसके एक तीसरा व्यक्ति जो होता है, जिसके बारे में अगर जो बात की जा रही है, ये अन्य पुरुष कहलाता है। ठीक है। और ये इन तीनों से रिलेटेड जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, मेरे चाचा फौजी हैं, तो और दूसरा है तुम लोग कहाँ गए थे, और तीसरा है मेरा और उसका कोई संबंध नहीं। तो यहाँ पे मेरे चाचा है ना, तीसरा व्यक्ति है। किसी से कोई व्यक्ति कह रहा है कि इससे कि मेरे चाचा फौजी हैं, तो इसके चाचा यहाँ पे है, इसकी बात की जा रही, तो अन्य पुरुष की बात की जा रही, मेरे चाचा है, तो ये जो मेरे वर्ड है ना, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। वैसे ही तुम लोग में तुम जो है सुनने वाला, यानी ये मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष के स्थान पे तुम का प्रयोग किया गया है, यानी जो तुम वर्ड है ये मध्यम पुरुष है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मेरा और उसका, तो ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 28, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। यानी किसी भी राष्ट्रीय पर्व के बारे में बताना है। आप 15 अगस्त पे लिख सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को लिख सकते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है। इन तीनों के बारे में आप किसी पे भी लिख सकते हैं, यही होते हैं राष्ट्रीय पर्व। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें 15 अगस्त के बारे में, स्वतंत्रता दिवस। यह एक ऐसा दिन है जो हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। यह एक ऐसा दिन है जो हमें अपने स्वतंत्रता की कीमत समझने और उसकी रक्षा करने की प्रेरणा देता है। इसी में आगे दिया है, आज हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं जहां हम अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकते हैं। हम अपने पसंद के अनुसार जीवन जी सकते हैं। इसके बाद है, यह सब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण संभव हुआ है। लेकिन स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है, यह एक कर्तव्य भी है। हमें अपनी स्वतंत्रता का उपयोग देश का विकास और उन्नति के लिए करना चाहिए। हमें एक ऐसा भारत का निर्माण करना चाहिए जो सभी के लिए समानता, न्याय और स्वतंत्रता का प्रतीक हो। इसके बाद है 2017 का क्वेश्चन पेपर। चूँकि 2019 के बाद 2018 का जो पेपर होना था 2019 में, तो 2019 में कोरोना चल रहा था, तो इसलिए ये भी पेपर नहीं हुआ था 2018 में भी, इसका सेकेंड सेमेस्टर का। इसलिए 2017 का क्वेश्चन पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रश्न दिया है, पहला लघुत्तरी, गद्य और पद में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर नीचे दिया है, गद्य और पद में अंतर। गद्य और पद में निम्नलिखित अंतर है, जिसमें पहला आप हेडिंग लिखेंगे गद्य। गद्य भाषा का वह रूप है जो सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होता है। यानी जो भी कहानियाँ लिखी गई रहती है, ऊपर मैंने बताया आपको, कहानियाँ नाटक होते हैं जिसमें कोई तुकबंदी नहीं होता है, जिसको गा कर नहीं पढ़ा जाता है, वो गद्य कहलाता है। और दूसरा है, गद्य में लयबद्धता या छंद योजना नहीं होती, यही बताया मैंने आपको। तीसरा है, गद्य में वाक्यों की रचना लचीली होती है और उनकी लंबाई भिन्न हो सकती है। यानी कितना भी बड़ा वाक्य हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, गद्य कहलाता है। चौथा है, गद्य का उपयोग विभिन्न प्रकार की रचनाओं में किया जाता है, जैसे कि कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, समाचार पत्र आदि। जो नॉर्मल लिखने की जो विधि होती है वो गद्य होती है। पांचवा है, इसमें गद्य विचारों को स्पष्ट और सरल तरीके से व्यक्त किया जाता है गद्य के माध्यम से। इसके बाद लिखेंगे हेडिंग पद्य। पद में भी 5 पॉइंट आप लिख देंगे, आप भी बेटर रहेगा कि आप पेज को 2 बराबर भागों में बांट के लिखिएगा। इसमें पहला पॉइंट है, पद्य भाषा का वह रूप जो लयबद्ध और क्षयबद्ध है। दूसरा है, पद्य में छंद योजना होती है जिसमें यति, मात्रा और तुकबंदी शामिल होते हैं। यानी लास्ट में जो आता है ना, बिल्कुल एक जैसा रहता है, दोनों जो सेंटेंस का अंतिम वाला, इसको पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, गा के पढ़ा जाता है। और तीसरा है, पद में वाक्यों की रचना निश्चित होती है और उनकी लंबाई समान होती है। यानी सेम लंबाई के होते हैं, उसमें मात्रा भी समान होते हैं। जैसे और जो दोहा रहा, तो प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होंगी, ये बिल्कुल निश्चित होता है। और पांचवा है, पद्य का उपयोग विभिन्न प्रकार की रचनाओं में किया जाता है, जैसे कि कविताएं, गीत, नाटक आदि। और पांचवा पॉइंट है, पद्य में भावनाओं को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए।
तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आ चुका है कई बार। मौखिक अभिव्यक्ति से रिलेटेड, मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोल करके अपने विचार को व्यक्त करने का साधन। ऊपर पूछा हुआ था विधाएं पूछा हुआ था, यहाँ पे साधन पूछा हुआ है, बात एक ही है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के कुछ प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। पहला है भाषण। भाषण के द्वारा यानी बोल करके हम अपने विचारों को भाषण के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसमें दिया है भाषण एक औपचारिक तरीका है जिसमें हम किसी विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है वाद विवाद। वाद विवाद में दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर अपनी बात करते हैं। वाद विवाद में तर्क, वाद विवाद और विचारों का आदान प्रदान होता है, यानी आदान प्रदान होता है। इसके बाद है तीसरा कहानी सुनाना। कहानी सुनाना एक मनोरंजक तरीका है जिससे हम अपनी कल्पनाशीलता और भाषा कौशल का उपयोग करते हैं। और चौथा है गायन। गायन भावनाओं को व्यक्त करने का एक प्रभावशाली तरीका है। पांचवा है अभिनय। अभिनय में हम अपनी आवाज़, शरीर की भाषा और चेहरे के भावों को व्यक्त करते हैं। अभिनय से हम दूसरों को अपनी भावनाओं और विचारों को समझाते हैं। और छठवां है चर्चा। चर्चा में व्यक्ति किसी विषय पर अपनी राय और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद है नीचे दिया हुआ है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सारे साधन हो जाएंगे मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोल करके अपने भाव को व्यक्त करने के। इसके बाद है प्रश्न क्या 31, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कहानी शिक्षण की उपयोगिता। कहानी शिक्षण एक प्रभावी शिक्षण विधि है जो छात्रों को विभिन्न विषयों और अवधारणाओं को सीखने में मदद करती है। यह शिक्षण को रोचक और मनोरंजक बनाता है और छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। ऐसे ही आया था ना गद्य शिक्षण की उपयोगिता बताना था, तो वही है। जो कहानी होता है गद्य ही तो होता है, जो कहानी होगा गद्य के अंतर्गत आ जाएगा। वो भी आप लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ जहाँ गद्य होगा वहाँ वहाँ कहानी शिक्षण लिख देंगे या फिर कहानी लिख देंगे, तो बिल्कुल वही आंसर यहाँ पे भी फिट आएगा। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है नीचे देखिए कहानी शिक्षण की उपयोगिता के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है रुचि और ध्यान आकर्षित करना, वही आंसर है सेम टू सेम। देखिए कहानियाँ छात्रों को आकर्षित करती हैं और उनका ध्यान केंद्रित करती हैं, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके बाद दूसरा है अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। कहानियाँ जटिल अवधारणाओं को सरल और आसानी से समझने के योग्य बनाती है। यह छात्रों को अमूर्त विचारों को कल्पनाशील तरीके से समझने में मदद करती है। और तीसरा है उपयोगिता कहानी शिक्षण का, नैतिक मूल्यों को सिखाता है। कहानियाँ छात्रों को अच्छे और बुरे के बीच का अंतर सिखाता है। और चौथा है सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। कहानियाँ छात्रों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। यह उन्हें नए विचारों को सोचने और नए तरीके से समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा है भाषा कौशल में सुधार करता है। कहानियाँ छात्रों की शब्दावली, ये सेम प्रश्न ऊपर वाला है, देखिए शब्दावली, व्याकरण और समझने की क्षमता में सुधार करता है। सेम प्रश्न नहीं, मतलब थोड़ा सा प्रश्न बस गद्य के जगह पे कहानी आया है, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम है। इसके बाद है प्रश्न क्या 32, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो लिखेंगे इसमें हेडिंग क्रिया विशेषण। वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया विशेषण प्रायः क्रिया के पहले आते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे क्रिया के बाद या वाक्य के प्रारंभ में भी आ सकते हैं। क्रिया विशेषण वाक्य में क्रिया विशेषण अन्य क्रिया विशेषण या विशेषण वाक्य को स्पष्ट करते हैं। धीरे धीरे, तेज आदि शब्द चलना, दौड़ना, बढ़ना आदि क्रियाओं की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी देखिए इतना लंबा दिया है, इसका कहने का देखिए अब इसका सार है, बस नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, इसे समझ लेते हैं, इससे पूरा स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण दिया है, वह धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, चलने की विशेषता बता रहा है। जो चलना शब्द है यहाँ पे ये क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरा है चीता तेज दौड़ता है, तो तेज जो है क्रिया विशेषण है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है। जो दौड़ने शब्द का विशेषता तेज बता रहा है, तो क्रिया विशेषण है। तीसरा है वह प्रतिदिन पूजा करता है, तो पूजा करना क्या है, क्रिया है। यहाँ पे नीचे लिखा है ना प्रतिदिन, क्रिया विशेषण पूजा करने की विशेषता बता रहा है, यानी जो प्रतिदिन जो शब्द है पूजा करने की विशेषता बता रहा है, और ये पूजा करना क्रिया है, इसलिए क्रिया विशेषण हो जाएगा।
यानी कहने का अर्थ है कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वही क्रिया विशेषण कहलाता है। स्पष्ट शब्दों में एक लाइन में समझिए आप। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा भी है डिटेल में इसके बारे में, ये भी आज भी पढ़ इस प्रश्न में भी पढ़ लिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर है संबंधवाचक सर्वनाम। लिखेंगे हेडिंग इसमें है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, जिसका, जितना, जैसे, जहाँ, जो, भी, जिसके, जिससे, जहाँ से आदि शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। ये शब्द जो भी जहाँ प्रयोग किए जाते हैं तो दो शब्दों को जोड़ते हैं, यानी उसमें संबंध बताने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं, तो इसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं इसलिए सर्वनाम कहलाते हैं, और संबंध बताते हैं इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए, यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, तो जो व्यक्ति के लिए जो प्रयोग हुआ है कि यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, जो कल जो व्यक्ति आया था ये वही व्यक्ति है, तो इसलिए यहाँ पे जो शब्द है यही जोड़ रहा है, यही संबंध बता रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह किताब है जिसे मैंने पढ़ा था, तो जिसको वो किताब, जो भी कोई बच्चा है या फिर जो भी व्यक्ति है वो बता रहा है कि वह किताब है जो जिसे मैंने कल पढ़ा था, तो किताब के जगह पे जिसे का प्रयोग हुआ है किताब के लिए, तो इसलिए ये जो जिसे है संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का परिभाषा बताएंगे, हेडिंग लिखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं जो स्वतंत्र रूप से वाक्य में अर्थपूर्ण होता है। इस समास में दोनों शब्दों में से कोई भी मुख्य नहीं होता है, बल्कि दोनों मिलकर एक नया अर्थ बताते हैं। यानी बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर वो संकेत करते हैं, उसी को कहते हैं बहुव्रीहि समास। इसको उदाहरण से अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए उदाहरण नीचे दिया हुआ है, दशानन। 10 है आनंद जिसके, यानी रावण। इस समास में 10 और आनंद स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण नहीं है, लेकिन मिलकर रावण को दर्शाते हैं जिसके 10 मुख हैं। यानी 10 है मुख जिसके, यानी कौन होता है, रावण होता है ना, तो रावण के शब्द से तो जो बिल्कुल ये डिफरेंट वो ये शब्द है, और दशानन से, लेकिन जो दशानन है इस शब्द की जो ये संकेत कर रहा है रावण की तरफ। इसका अर्थ हुआ 10 है आनंद जिसके, यानी 10 मुखों वाला। तो 10 मुखों वाला कौन था, रावण ही तो था, तो रावण की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। और दूसरा है उदाहरण इसमें दिया है, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, यानी शिव। कंठ किसका नीला था, जो सांप पहनते हैं ना, उनका कंठ नीला था, तो ये शिव जी थे, तो ये विशेषता बता रहा है, मतलब वो संकेत कर रहा है शिव जी की तरफ, तो इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और नील और कंठ से देखिए इसका कोई अर्थ नहीं है, नील स्वतंत्र में नीला होता है, कंठ है अपने आप में कंठ, लेकिन ये सीधे शिव भगवान की तरफ से संकेत कर रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ नीला और कंठ मिलकर भगवान शिव को दर्शाते हैं जिसका कंठ नीला है, तो इसलिए बहुव्रीहि समास है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको, इसलिए हम लोग फिर अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तीसरी बार आया हुआ था, तीसरी बार ये रिपीट हुआ है प्रश्न, तो इसको फिर से एक बार और जल्दी से पढ़ लेते हैं, केवल जल्दी से पढ़ लेंगे, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, 2 बार ऊपर हम लोग पढ़ लिए हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर, पहला हेडिंग लिखेंगे उपसर्ग में। पहला है, उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से बना है, उपधन सर्ग। दूसरा है, उपसर्ग शब्द प्रारंभ में जुड़ते हैं। तीसरा, उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है या नया रूप देता है। चौथा है, उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। इसके बाद लिखेंगे हेडिंग, उदाहरण दिया है, देखिए, अन्याय, उपयांश, विश्वास, निराशा, प्रभाव, सम्मान आदि। प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन है, प्रत्यय शब्द के अंतिम में जुड़ता है। तीसरा है, प्रत्यय शब्द का रूप बदलता है तथा पूर्व शब्द से मिलता जुलता रहता है, यानी पहले शब्द से मिलता है, ये इसका बिल्कुल डिफरेंट अर्थ नहीं होता है प्रत्यय मिलने के बाद। चौथा है, जिस शब्दांश का अर्थ अथवा धातु में विधान किया जाए वो प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण, लड़का, बड़ा, पढ़ना, खाना, देना, लिखना आदि। भलाई, बुराई, यानी आज बाद में रहेगा, भलाई बुराई पहले रहेगा। इसके बाद है 2016 का क्वेश्चन पेपर, जो आखिरी साल है, ये 2016 तक ही हम लोग पढ़ रहे हैं। 2016 के
का लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी का। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें लगेगा इस सभी सारे क्वेश्चन लगभग रिपीट होंगे। ऊपर वाले में भी कितना प्रश्न रिपीट हुआ है, 7 में से 3-4 तो रिपीट ही हो गया है। इसलिए आप समझ गए होंगे प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस अपने में। आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर आप जरूर पढ़ के जाइएगा, प्रीवियस ईयर से बहुत सारे प्रश्न सेम रिपीट हो जाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। वे क्रिया के कैसे, कब, कहाँ, कितना, क्यों आदि का बोध कराते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए वह तेज दौड़ता है, दौड़ना का विशेषता बता रहा है तेज बढ़, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पे तरीका का पता लग रहा है। यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण पूछा था क्या, नहीं, यहाँ पे क्रिया विशेषण ही पूछा था, लेकिन यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में ना आगे लिख दिया गया है कि कौन सा क्रिया विशेषण है। दूसरा है वह कल आएगा, तो जो आएगा का विशेषता बता रहा है कल, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है वह यहाँ बैठा है, तो बैठना जो है क्रिया है, इसकी विशेषता यहाँ बता रहा है, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बैठना, स्थान पे, किसी स्थान पे बैठा। यहाँ जो शब्द है ये स्थान से पता लग रहा है इस शब्द से, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और चौथा है वह बहुत पढ़ता है, जो पढ़ना ये क्रिया है, इसकी विशेषता बहुत शब्द बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। अब बहुत, थोड़ा, कम, ये सब परिमाण बता रहा है ना, तो इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37, गद्य शिक्षण के समान उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये भी रिपीटेड प्रश्न। देखिए ऊपर से हम लोग काउंट करेंगे कि कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ऊपर वाला रिपीट हुआ है, फिर ये दूसरा प्रश्न है ये भी रिपीट हुआ है। गद्य शिक्षण के समान उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, या फिर यहाँ पे कहानी शिक्षण के समान उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ऊपर दोनों प्रश्न आ चुका है, दोनों का आंसर सेम ही है। और यहाँ पे भी इसको एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग। गद्य शिक्षण के समान उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है भाषा ज्ञान का विकास। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में भाषा ज्ञान का विकास करना है। गद्य को पढ़कर छात्र विभिन्न प्रकार के शब्दों और वाक्यों से परिचित होते हैं, जिससे उनका शब्द भंडार और भाषा कौशल विकसित होता है। और दूसरा इसमें विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता का विकास। गद्य शिक्षण के द्वारा छात्रों में विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। और तीसरा है कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास। गद्य शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास करना है, जिससे नई चीज़ों को सोचने और बनाने में सक्षम होते हैं। और चौथा है सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास। गद्य शिक्षण के द्वारा छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास होता है, जिससे वे अच्छे और बुरे का अंतर समझने और अच्छे नागरिक बनने में सक्षम होते हैं। और पांचवा है मनोरंजन और आनंद। गद्य शिक्षण के द्वारा छात्रों को मनोरंजन एवं आनंद प्राप्त होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये नया प्रश्न है। ऊपर से तीसरा प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं 2016 का, जिसमें ये तीसरा एक नया प्रश्न आया है। बाकी जो ऊपर के 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। शब्दों का ऐसा समूह जो किसी पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है, इससे कम एक कर्ता और एक क्रिया होनी चाहिए। साधारण शब्दों में कहा जाए तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी जो शब्दों के सार्थक समूह, जो कई शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं और उसका कुछ अर्थ होता है, तो वही वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। नीचे दिया है व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य निर्माण में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। आकांक्षा, योग्यता, निकटता, पदक्रम, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए एक व्याकरण की दृष्टि से। और एक पांचवा भी दिया है अन्वय। उदाहरण के लिए लड़का दौड़ता है, यह वाक्य एक कर्ता, यानी इसमें कर्ता है लड़का और एक क्रिया है दौड़ता से बना है। तो मैंने एक किताब पढ़ी, तो इस वाक्य में एक कर्ता, मैंने एक क्रिया पढ़ी और एक किताब, ये संज्ञा है। यानी इसमें क्या क्या आया है, कर्ता। इस वाक्य में, दूसरे वाक्य में क्या क्या आया है, एक कर्ता है मैंने, और एक किताब, ये संज्ञा है, और एक पढ़िए क्रिया आया हुआ है। तो यही नीचे बताया है कि किस किस से बना हुआ है ये मिल करके। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, उपसर्ग, उपसर्ग नहीं लिखा है यहाँ पे। उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे पर्यायवाची शब्द। उपकार के कई सारे हैं यहाँ पे, भलाई, परोपकार, कृतज्ञता, आसान, परमार्थ, आभार, ये सभी उपकार के पर्यायवाची हो जाएंगे। 2 लिखना है ना, तो इतना मैंने ऐड किया है, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। अनुपम है अनूठा, अद्भुत, अनोखा, अप्रतिम, अद्वितीय, अतुलनीय, अनुपमेय, ये सभी अनुपम के पर्यायवाची हो जाएंगे। उपेक्षा है अनादर, तिरस्कार, अवहेलना, अवमानना, अपमान, उदासीनता, ये सभी उपेक्षा के
पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और खग के, खग का अर्थ होता है पक्षी, तो इसका पर्यायवाची होगा पक्षी, पंछी, नवचर, पखेरु, द्विज, चिड़िया, विहग, ये सभी खग के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40। समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे समास। हेडिंग लिखेंगे समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण होता है, अर्थात छोटा रूप। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, जैसे समासिक पद और समास विग्रह। इसमें उदाहरण दिया है यहाँ पे, रसोई के लिए घर, ये समास विग्रह है। और ये जब ये जुड़ेगा तो ये समासिक पद ये बनेगा एक शब्द, यानी इसका संक्षिप्त जब होगा तो ये बनेगा रसोई घर। रसोई घर को कहते हैं रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे समास का अर्थ ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है ना परिभाषा की, इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण यानी छोटा करना। समास विग्रह इसे कहते हैं बड़े वाले को। अभी इसको जो छोटा होकर जो शब्द बनेगा इसी को समासिक पद कहते हैं, यही समास होता है। इसमें बताना रहता है, जो आपको समास पूछेगा तो यही सब दिया रहेगा और इसमें पूछेगा कि कौन सा समास है। तो रसोई के लिए घर को रसोई घर हो जाएगा, हाथ के लिए कड़ी हथकड़ी, राजा का पुत्र राजपुत्र। तो ये तो समास के बारे में हो गया। इसके बाद पूछा था इसी में ना कि बहुब्रीहि के समास के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, सबसे पहले हम समास के भेद भी लिख लेते हैं, मन करेगा तो आप लिख लीजिएगा, जिससे बड़ा हो जाएगा आंसर आपको, तभी तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये लघु त्रि प्रश्न होता है, इसमें बड़ा लिखना रहता है। हिंदी में समास के 6 भेद माने जाते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब इसमें पूछा था तत्पुरुष समास के बारे में, बहुब्रीहि समास के बारे में, सॉरी। तो हेडिंग लिखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें 2 पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं, अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है, इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऊपर ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, ये बहुब्रीहि केवल आया था ऊपर, हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे गजानन है, गज का आनन अर्थात गणेश, यानी जो गजानन है तीसरे शब्द, यानी ना गज की विशेषता बता रहा है ना नंद है, ये 2 मिल कर के ये संकेत कर रहा है गणेश जी की तरफ, गणेश भगवान की तरफ, इसलिए ये गजानन बहुब्रीहि समास है। त्रिनेत्र है, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, शिव जी के ना 3 नेत्र थे, तो ये शिव को इनडायरेक्टली बता रहा है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर है, ये भी इनडायरेक्टली कृष्ण जी को बता रहे हैं। पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण, तो इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास के ये 2 एग्जाम्पल पूछा था, यहाँ पे 3 हमने बता दिया आपको। इसके बाद है प्रश्न संख्या 41। विपरीतार्थक शब्द से क्या आशय है? मुक्ति, लौकिक, वादी तथा संयोग शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यानी विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द एक ही होता है, उसी को बताना है, और जो शब्द दिए हुए हैं इनके विलोम बताने हैं। तो आंसर लिखेंगे विपरीतार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसके अर्थ विपरीत या एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इन्हें विलोम शब्द कहा जाता है या फिर विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए शब्द इधर दिया है, विलोम दिया है, ये शब्द दिया हुआ है, इसका विलोम बताना है। तो इसका विलोम हो जाएगा मुक्ति का, देखिए मुक्ति का बंधन, लौकिक का अलौकिक, वादी का प्रतिवादी, संयोग का वियोग। इतना आप करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 42। भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। तो देखिए ये भी रिपीटेड प्रश्न है, 4 प्रश्न रिपीट हो गया। इसमें बहुवी लघु त्रि में 7 प्रश्न होते हैं, 2016 में 7 प्रश्नों में से ये अंतिम प्रश्न है 42। तो इसके बाद ये इसमें 4 प्रश्न रिपीट हो गए, यानी आधे से ज़्यादा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ के जाइएगा, कम से कम 5-6 साल का। इसके बाद है इसमें ये प्रश्न में दिया हुआ है, भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे भाषा शिक्षण में मौन वाचन का महत्व। मौन वाचन भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है? पहला है पढ़ने की गति और धारा प्रवाह में वृद्धि। अगर जो आप मौन वाचन करते हैं तो पढ़ने की गति में वृद्धि होगी और आप बिना रुके पढ़ेंगे, धारा प्रवाह में वृद्धि होगी। मौन वाचन से छात्रों को शब्दों को पहचानने और उनका अर्थ समझने में तेजी लाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी पढ़ने की गति और धारा प्रवाह में वृद्धि होती है। दूसरा है अवधारणा में सुधार। मौन वाचन छात्रों को पाठ पर ध्यान केंद्रित करने और मुख्य विचारों को समझने में मदद करता है, जिससे उनकी अवधारणा में सुधार होता है। तीसरा है शब्द भंडारण का विकास। मौन वाचन छात्रों को नए शब्दों से परिचित कराता है और उन्हें उनके अर्थ समझने में मदद करता है। चौथा है एकाग्रता में वृद्धि। मौन वाचन छात्रों में एकाग्रता विकसित करने और ध्यान केंद्रित करने में वृद्धि करता है। पांचवा है आत्मविश्वास में वृद्धि। मौन वाचन छात्रों को अपनी पढ़ने की क्षमता में आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करता है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोग 6 साल का, यानी वैसे 2023 से
और 2016 तक 8 साल हुए, लेकिन हम लोग 2 साल का पेपर अवेलेबल नहीं है, 2021 का और 2018 का। तो इसलिए हम लोग 6 साल का लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और एक साल में 7 प्रश्न होते हैं, तो 7 के 42 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर और राजन सीरीज के सबका PDF क्रम से बिल्कुल टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं, ये @लेट्स लर्न शिक्षा 1 करके जब आप सर्च करेंगे तो SRDP दिखेगा, उस पर ज्वाइन करके आप सबका PDF वहाँ से ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।